now it's about section 150. Section 150 is about maintenance of data bank. Maintenance of data bank is not maintenance of data bank is not that much important, but I will go through it very fast. Maintenance of data bank, जो भी डेटा बैंक है, सॉरी जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो ऐसे कैसे पता चलेगा कंपनीज को, वो कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। तो इसलिए मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक कुछ एजेंसीज को जो है कुछ डेटा मेंटेन करने के लिए दिया हुआ है। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्चुअली नोटिफाई की हुई है कुछ एजेंसी। ठीक है, वो एजेंसीज एक वेबसाइट बनाएंगे, वहाँ पे सारा डेटा मेंटेन करेंगे। जो भी पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है वो उनको एप्लीकेशन देगा और वो वहाँ एप्लीकेशन देके और सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करके वो वहाँ पे अपना नेम इंक्लूड करवा सकता है। और अगर कोई भी चेंज होता है वो विदिन 15 डेज में डेटा एजेंसीज को इन्फॉर्म करेगा वहाँ पे चेंज करने के लिए। और जो भी वहाँ से कंपनी अपॉइंट करेगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और ये जो डिस्क्लेमर है वो वेबसाइट वाली एजेंसी जो है वो देगी और एक पर्टिकुलर वेबसाइट मेंटेन की जाएगी। ठीक है, और वेबसाइट वेल मेंटेन की जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है, गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, सब पे एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट एनपीओ। सेक्शन 8 कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, और हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी थी, वैसे वुमेन डायरेक्टर की। तो है ना, हम कई बार कन्फ्यूजन में पढ़ सकते हैं कि भाई वो चीज़ किसी पे एप्लीकेबल होगी या नहीं, वो चीज़ किसी पे एप्लीकेबल होगी या नहीं। कई बार हमें एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी लिमिट्स के फॉर्म में दी होती है, तो वैसे वुमेन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में वो लिमिट्स के फॉर्म में दी थी। ठीक है, आप ये चीज़ नोट करो। और जब हम बार बार पढ़ते हैं ना ये चीज़ें तो खुद ही आ जाती हैं। तो वैसे ही माइंड में आता है, हर सेक्शन को थोड़ा थोड़ा कंपेयर करेंगे ना तो क्या कहते हैं, हमारे लिए ईजी हो जाता है। फर्स्ट टाइम में तो ये बिल्कुल भी ईजी नहीं होता कि भाई आप इतना कोरिलेट कर पाएँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इलॉजिकल है कि आप हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम कोरिलेट करने का ट्राई करना। आई डोंट नो रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन और नॉट। ओके, सो सेक्शन 150 डन। और जो अपना सेक्शन अब नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 151। 151 इज सम टेक्निकल सेक्शन, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, लेट्स ट्राई। सेक्शन 151, अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बस लिस्टेड कंपनी में रिक्वायर्ड होता है, एक लिस्टेड कंपनी में रिक्वायर्ड होता है। कैसे अपॉइंट होगा, कौन अपॉइंट करेगा, कितना टर्म होगा, क्या एक से ज़्यादा कंपनी में हो सकता है। अब यहाँ पे अपने माइंड में आ सकता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक से ज़्यादा कंपनी में अपॉइंट हो सकता है क्या? वुमेन डायरेक्टर, यस, व्हाई नॉट, बिकॉज देयर नथिंग इज रिटन, सो दैट्स व्हाई। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होगा ही एक से ज़्यादा कंपनी में, उसकी वैल्यू ही इतनी होती है आपके। सो नाउ एनीवे वी आर रीडिंग सेक्शन 151। 151 इज अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर लिस्टेड कंपनीज में रिक्वायर्ड होगा। कौन अपॉइंट करेगा? कंपनी अपॉइंट करेगी, लेकिन क्यों अपॉइंट करेगी? लिस्टेड कंपनीज में लिस्टेड कंपनी सो मोटो अपॉइंट कर सकती है। लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना, वो चाहे तो अपॉइंट कर सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर स्मॉल शेयर होल्डर से उसको सम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर से अगर उसे एप्लीकेशन मिल गई, वैलिड एप्लीकेशन मिल गई, तो उसे अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो स्मॉल यहाँ पे स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर क्या है? 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर और 1000 विच एवर इज लोअर। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि 1000 और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर नहीं है, स्मॉल शेयर होल्डर है। मीन्स कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर हैं, स्मॉल शेयर होल्डर का मीनिंग बता रही हूँ, कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने 20,000 की नॉमिनल वैल्यू से कम का 20,000 तक की नॉमिनल वैल्यू के शेयर होल्ड्स किए हुए हैं। और इसमें शेयर होल्डिंग में प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों इंक्लूड होते हैं। ओके, तो सेक्शन 151 में क्या है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं वो सारे एप्लीकेशन दें ऐसा ज़रूरी नहीं है। 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1000 जो भी लोअर होगा।
ठीक है। अब है ही 1000 टोटल नंबर ऐसे पर्सन जिन्होंने 20,000 तक की नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू की बात नहीं, नॉमिनल वैल्यू मीन्स फेस वैल्यू, फिर अब नहीं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू किसकी प्रेफरेंस हो इक्विटी दोनों पे इंक्लूड करके। उसके बाद बात आती है birds are chirping actually I'm on roof that's why okay so let's continue us सेक्शन 151 में क्या था कि सबसे पहले स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जरूरी नहीं है स्मॉल शेयर होल्डर हो, सबसे पहली लाइन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जरूरी नहीं है स्मॉल शेयर होल्डर हो, पहली चीज। दूसरी चीज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है लेकिन कभी हो जाता है। कैसे हो जाता है, अगर एप्लीकेशन दे दी स्मॉल शेयर होल्डर्स ने, स्मॉल शेयर होल्डर्स कितने एप्लीकेशन देना जरूरी है 1/10 और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर स्मॉल शेयर होल्डर और 1000 ऑफ स्मॉल 1000 स्मॉल शेयर होल्डर। स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है, जिसने 20,000 तक की कैपिटल होल्ड की है इंडिविजुअली, नॉट कलेक्टिवली। मीन्स 20,000 अगर कलेक्टिवली होल्ड की हुई है तो वो तो वैसे ही आ जाएंगे स्मॉल शेयर होल्डर में, लेकिन हमें कलेक्टिवली लिमिट नहीं देखना, हमने ये देखना है कि बस 20,000 से ज़्यादा तो होल्ड नहीं क्यों वो पर्सन स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट करने के लिए एप्लीकेशन देने के लिए वैलिड होता है बस। ओके उसके बाद जब अपन स्मॉल शेयर होल्डर के लिए एप्लीकेशन देते हैं ये स्मॉल शेयर होल्डर, तो वो जो एप्लीकेशन है वो उसकी वैलिडिटी के लिए क्या क्या कैसे क्या प्रोसीजर है वो चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि स्मॉल शेयर होल्डर जो है वो 14 डेज बिफोर एप्लीकेशन देगा, किसको 14 डेज बिफोर एप्लीकेशन देगा कंपनी को, 14 डेज बिफोर कहाँ से मीटिंग से 14 दिन पहले ही 14 डेज बिफोर ही वो एप्लीकेशन देगा कंपनी को, और जो एप्लीकेशन देगा और जो जो स्मॉल शेयर होल्डर एप्लीकेशन देंगे ना उन सबके उस पर साइन होंगे, उन सबके उस पर साइन होंगे, और उस नोटिस में क्या क्या होगा वो जो उस एप्लीकेशन में क्या क्या होगा जो उस कंपनी को स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट करने के लिए देंगे, SHT अपॉइंटमेंट के लिए देंगे और स्मॉल शेयर होल्डर देंगे। तो उस नोटिस में क्या क्या होगा, तो उस नोटिस में क्या क्या होगा कि स्मॉल शेयर होल्डर इंटेंट टू प्रपोज अ पर्सन, मीन्स वो किसी भी पर्सन को अगर SHT अपॉइंट करना चाहते हैं तो उसका नेम, अगर उसने कंपनी में कोई भी शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो उसका फोलियो नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, और उसका फोलियो नंबर, नेम, एड्रेस और नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। अगर उसने हाँ कोई भी शेयर्स हेल्ड नहीं किए हुए हैं तो नो नीड ऑफ फोलियो नंबर एंड नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, लाए कहाँ से, शेयर्स ही होल्ड नहीं किए होंगे, प्रैक्टिकल बात है ना। तो सारे शेयर होल्डर जो भी सारे और किस किस का, सारे शेयर होल्डर जो भी उस पर्सन को अपॉइंट करना चाह रहे हैं उनके साइन, नेम, एड्रेस, फोलियो नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, और क्या कहते हैं जिसको वो अपॉइंट करना चाह रहे हैं उस पर्सन के लिए क्या चाहिए, साइन नेम एड्रेस, साइन नेम एड्रेस। ठीक है, और अगर हमें स्मॉल शेयर होल्डर के वो फोलियो नंबर और नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड क्यों चाहिए, क्योंकि कहीं बाहर के बंदे आके तो एप्लीकेशन नहीं दे रहे, हमें ये भी तो देखना होगा। हमें कैसा पता चलेगा कि भाई कंपनी को कैसे पता चलेगा कि स्मॉल शेयर होल्डर्स ने ये एप्लीकेशन दिया है, इसलिए। ओके so now if the person being proposed as small shareholder director doesn't hold any shares in the company, वही बात बोल रखी है कि अगर पर्सन जो है वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जिस पर्सन को SHT के कैंडिडेचर के लिए हम नेम प्रपोज कर रहे हैं, जो भी स्मॉल शेयर होल्डर नेम प्रपोज कर रहे हैं SHT के लिए, उस पर्सन ने अगर कोई भी शेयर्स कंपनी में हेल्ड नहीं किए हुए तो फोलियो नंबर और नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जो SHT है, जो कि प्रपोज्ड SHT है, जिस पर्सन को SHT अपॉइंट करना चाहते हैं उस पर्सन से एक स्टेटमेंट आएगा, उसमें क्या क्या होगा उस नोटिस के साथ, जैसे कि भाई जो ये स्मॉल शेयर होल्डर है 1/10 और 1000, जो भी लोअर जो ये नंबर है, जो भी स्मॉल शेयर होल्डर कंपनी को जब एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो कंपनी को जब एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वो उस एप्लीकेशन के साथ नोटिस लगाएंगे, नोटिस में नेम, एड्रेस और ये सब होगा जो हमने भी पढ़ा, फोलियो नंबर और नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड दोनों के, जिसको अपॉइंट किया जाना है और जो अपॉइंट करना चाह रहे हैं उस पर्सन को, और जिस पर्सन को अपॉइंट करना चाह रहे हैं अब उसका स्टेटमेंट अटैच होगा इस एप्लीकेशन से। ठीक है, तो क्या होगा, एप्लीकेशन प्लस नोटिस प्लस स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है उसमें क्या क्या होगा, उसमें डेन होगा, जैसे नॉर्मल डायरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट होती है,
और वो ये कहेगा कि मैं 164 में डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ, डायरेक्टर बन सकता हूँ, ठीक है। और वो ये कहेगा कि मैं कंपनी का डायरेक्टर की तरह एक्ट करने के लिए तैयार हूँ। मीन्स 152(3) या 152 में कुछ क्या, सेक्शन 152 एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई डोंट माइंड सब सेक्शंस, बट अगर एग्जाम में थोड़ा सा कर सकते हो मैं ये, ठीक है। उसके बाद एवरी पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑन और बिफोर, सॉरी ये तो ट्रांजिशन फेज है एक्चुअली। और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बाय कंपनी सो मोटो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर लिस्टेड कंपनी चाहे तो वो क्या कहते हैं सो मोटो अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर मीन्स स्मॉल शेयर होल्डर दो ही वजह से अपॉइंट किया जाता है, ओके। उसके बाद मीन्स या तो सो मोटो या फिर क्या कहते हैं एप्लीकेशन देंगे ये स्मॉल शेयर होल्डर, ठीक है। और इसमें अब बात आती है कि स्मॉल शेयर होल्डर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है? नो, इंडिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, बट अगर वो 149(6) जो कि इंडिपेंडेंस की क्राइटेरिया है, जो हमने अभी पढ़ा, इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया को अगर मेट आउट करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। लेकिन स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट होना मैंडेटरी नहीं है। अगर हाँ, इसमें क्या है कि अभी हम ना डिस्क्वालिफिकेशन या वैकेंसी वाला केस पढ़ेंगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के केस में, कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को कब कब अपना ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर तब ऑफिस वैकेंट करना पड़ता है। एक तो नॉर्मल केस की 164 वाली डायरेक्टर वाली डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। दूसरा ये है कि 167 वैकेशन करना पड़ता है ऑफिस को एज ए ऑफिस ऑफ मीन्स सेक्शन 167 में वो प्रोविजन, वो केसेज कवर्ड हैं जिनमें किसी भी डायरेक्टर को अगर वो केसेज हो जाते हैं तो अपना ऑफिस वैकेंट करना होता है। तो अगर 167 में कवर्ड हो जाता है ये डायरेक्टर तो उसे वो करना पड़ेगा। लेकिन एक स्पेशल केस जो कवर्ड है वो ये है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के टाइम अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, वापस बोल रही हूँ कि अगर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन अपॉइंटमेंट के टाइम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, 149(6) के क्राइटेरिया को मेट आउट करता था, लेकिन बाद में वो क्या होता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्राइटेरिया को मेट आउट नहीं करता है, तो उसे करना पड़ेगा ऑफिस वैकेंट। अभी इस प्रोविजन में ऐसा ही लिखा हुआ है, आई डोंट नो कर प्रैक्टिकल्स है ना, दैट्स फैक्ट आई एम टेलिंग यू, ओके। सो नाउ ये अपना हो गया कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर वो पहले इंडिपेंडेंट था तो फिर उसे वैकेंट करना पड़ जाता है ऑफिस, ठीक है। तो इसके साथ साथ अपना ये भी कवर हो गया कि क्या कहते हैं ग्राउंड्स ऑफ वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। और हाँ, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एक से ज़्यादा वो सॉरी एक से ज़्यादा कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है क्या? नो, बन सकता है, नो बन सकता है, यस बन सकता है, नो नहीं बन सकता। अच्छा, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, ओके। तो जो सेक्शन 151 है इसमें ये कहा है कि अगर आपको दूसरी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना है ना, दो से ज़्यादा में तो आप बन ही नहीं सकते, भूल जाओ इस बात को। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ही बन के रहो, एक कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा दो में, एक कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा दो में। अगर दूसरी में बनना है तो पहली कंपनी में जिसमें आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो उसमें क्या कहते हैं आप जिस दूसरी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने जा रहे हो उस कंपनी का जो बिजनेस है वो पहले कंपनी के बिजनेस से कॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर आपको एक कंपनी का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना है, यस, दो कंपनी का, यस, नो, कैसे? मीन्स अगर आप दूसरी कंपनी में बनना चाहते हो बन सकते हो, एक कंडीशन है कि उस कंपनी का बिजनेस जिसमें आप दूसरी में स्मॉल शेयर होल्डर बनने जा रहे हो उसका बिजनेस पहले कंपनी के कॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए। तीसरी में भूल जाओ, ओके, लेट्स गो अहेड, ओके। नाउ ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ये अपन पढ़ सॉरी ये तो नॉर्मल प्रोविज़न है कि क्या कहते हैं 164 वाले ही एप्लीकेबल होते हैं। अगर 164 में अगर कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया तो
स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने के लिए पहले डायरेक्टर होना जरूरी है, ये बात माइंड में अपने में फिक्स कर लो कि भाई स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने के लिए डायरेक्टर होना पहले जरूरी है। अगर आपने डायरेक्टर वाली डिस्क्वालिफिकेशन अगर कर दी तो फिर आप स्मॉल शेयर होल्डर भी भूल जाओ, ठीक है। और ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनने के लिए स्मॉल शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है। ये सबसे पहली लाइन बोली थी मैंने, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होने के लिए स्मॉल शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है अपने ज़्यादातर पॉइंट्स कवर कर लिए। हाँ एक्चुअली माय सिस्टर कम इन बिटवीन सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपन पढ़ रहे थे। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर में अपना बस एक ही पॉइंट बचा है, वो है टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, टर्म ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का जो टर्म है वो 1 टर्म ही होता है और मैक्सिमम 3 इयर्स का होता है, और 3 इयर्स का फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, जिस ईयर में वो किसी भी कैपेसिटी में कंपनी से वो नहीं रहेगा, क्या कहते हैं, एसोसिएटेड नहीं रहेगा, और वो रिटायर बाय रोटेशन रीअपॉइंटेड नहीं किया जा सकता, और वो रिटायर बाय रोटेशन भी नहीं होता, मींस इस पे रिटायरमेंट के प्रोविजंस नहीं लगते। लेकिन जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जब हम 150 की लिमिट्स काउंट करते हैं ना, तो टोटल में तो ये काउंट होता है, वैसे होना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें कहीं भी वो नहीं है, एक क्या कहते हैं जिसे क्लियरली कहीं भी रिटर्न नहीं है ये चीज़ की टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में इंक्लूड नहीं होता जब हम रोटेशनल डायरेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो, लेकिन ये रोटेशनल में नहीं आया, ये पक्का है, ठीक है। और उसके बाद आती है बात कि जो जैसे हम किसी भी डायरेक्टर को अपने टर्म से पहले रिमूव कर सकते हैं ना, तो इसे भी कर सकते हैं 169 के अकॉर्डिंग। हाँ, अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि 169 से पहले वो नहीं कर सकते क्या, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उस पर 169 लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। अपने माइंड में ये चीज़ आएगी। सो ये मैंने सेक्शन 149 के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले प्रोविजन में इसलिए कवर नहीं किया कि क्या कहते हैं 149(6) में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली जो सेक्शन है उसमें कहीं भी ये गिवन नहीं है कि कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो टर्म से पहले उसे रिमूव किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। जब हम 169 पढ़ेंगे ना, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बिफोर इस टर्म, तब बेसिक करेंगे कंप्लीट। सो नाउ और सेक्शन 149 कंप्लीट, 150 कंप्लीट, 151 done. Now next 152. Okay. Section 152 is about appointment of director in AGM. So इसमें ये कहा है कि सबसे पहले कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन होंगे, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कौन होंगे। फर्स्ट डायरेक्टर अगर जो कंपनी को हमने वो दिया होगा, मेमोरेंडम दिया होगा, तो उसमें रिटर्न होंगे, नहीं तो फिर जो सब्सक्राइबर होते हैं MOA के वही होते हैं अपने फर्स्ट डायरेक्टर, और फर्स्ट डायरेक्टर वही होते हैं। हाँ, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की बात आती है, वैसे हर डायरेक्टर जो है कंपनी का वो AGM में अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन इसके एक्सेप्शन है सेक्शन 161 जिसमें कि 161 जिसमें कि 4 डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं। एडिशनल ऑल्टरनेट नॉमिनी के जो है वहाँ पे पढ़ेंगे वो, लेकिन वो AGM में अपॉइंट नहीं किए जाते, ठीक है। वैसे सेक्शन 152 क्या कहता है कि हर डायरेक्टर AGM में अपॉइंट किया जाएगा। और 152 में क्या है कि हाँ, जो भी डायरेक्टर डायरेक्टर की तरह एक्ट करना चाहता है वो डिन देगा और डिक्लेरेशन देगा, और उसके बाद डिन होना जरूरी है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि भाई एक माइनर जो है वो माइनर जो है वो डायरेक्टर बन सकता है या नहीं, तो ऐसा कहीं भी इसमें स्पेशली वो नहीं है, डिफाइंड रिटन नहीं है। तो ये एक्चुअली क्या है कि मीन्स क्या बोलूँ, सेल्फ एक्सप्लेन्ड प्रोविजन है। अगर आपको डिन चाहिए तो उसमें 18 ईयर्स चाहिए एज कम से कम, तो 18 ईयर्स चाहिए, तो फिर जब आपके पास डिन नहीं होगा तो आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते ना, तो इसलिए तो डिन चाहिए, या फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, अगर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर गवर्नमेंट ने आपको इशू किया हुआ है तो वो आप यूज कर सकते हो डिन वो बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए। और one more thing, let's actually I know every provision, but
10 टू हाँ, इसमें एक रोटेशन वाला प्रोविज़न है और 150 टू 6 और 7 और एक्चुअली आई एम ओपनिंग माई बुक, आई डोंट वांट टू मिस एनी प्रोविज़न, सो ओके वी हैव कवर्ड दैट हर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो है वो जनरल मीटिंग में होगा, दिन रखना मैंडेटरी है और दिन और डिक्लेरेशन देगा अपॉइंटमेंट से पहले हर डायरेक्टर की वो अपॉइंट डायरेक्टर की तरह एक्ट करना चाहता है कंपनी का, माइनर डायरेक्टर हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमने ये कवर कर लिया। उसके बाद डायरेक्टर की तरह एक्ट करने की कंसेंट देगा वो पर्सन, DIR 12 में फिल करेगा इस कंसेंट को, ठीक है। उसके बाद जो ये कंसेंट देगा वो करने की डायरेक्ट एक्ट टू एक्ट एज डायरेक्टर, तो वो गवर्नमेंट कंपनी के केस में और एनपीओ को तो करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट कंपनी के केस में ये करने की नीड नहीं होती, कंसेंट देने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी डायरेक्टर को टू एक्ट एज डायरेक्टर। तो कंसेंट जब देगा डायरेक्टर तो वो DIR 12 में देगा, और जब DIR 12 में जब वो कंसेंट देगा तो वो कंसेंट जो है ना टू एक्ट एज डायरेक्टर, वो जब कंपनी को दी जाएगी डायरेक्टर के द्वारा, तो वो डायरेक्ट जो कंपनी है ना वो देगी किसको, रजिस्ट्रार को। कब, जब विद इन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट इन DIR फॉर्म 12, अच्छा सॉरी आई एम मिस्टेकन, कि टू कंसेंट टू एक्ट कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर जो है ना, वो जो एक कंपनी है, सॉरी जो ये डायरेक्टर है वो तो देगा DIR 2 में कंपनी को, और कंपनी जो है वो रजिस्ट्रार को देगी विद इन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट, नॉट रिसिप्ट ऑफ ए कंसेंट, अपॉइंटमेंट से विद इन 30 days DIR 12 में रजिस्ट्रार। ओके, 2 and 12 कम्स लेटर, जब कंपनी पहले डायरेक्टर से ऑप्टेन कर लेगी कंसेंट, उसके बाद रजिस्ट्रार को दे पाएगी, ठीक है। और ये सब कंपनीज को एप्लीकेबल होता है, पब्लिक हो प्राइवेट हो। सो नाउ अपने जो 152 जो सेक्शन है 152 में से 152 में से अपना सब कुछ कवर हो गया, बस एक प्रोविज़न बचा है वो रिटायरमेंट में रोटेशन का है, वो थोड़ा लेंथी है। मैं दो चीज़ों का मीन्स जैसे जैसे थोड़े इम्पॉर्टेंट और थोड़े लेंथी से टॉपिक हैं मैं ट्राई कर सकती हूँ, मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी उसके लिए, दोनों के लिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट पूरा सेक्शन ही कवर करने का ट्राई करूँगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड प्रोविजंस और ये रोटेशन वाला, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन सेक्शन 153, बिकॉज अपना 152 ऑलमोस्ट डन हो गया, ऑलमोस्ट बस रोटेशनल वाले प्रोविजंस को छोड़ के। नाउ लेट्स कम ऑन 153। सो 153 और 153 से लेकर 159 तक के जितने भी प्रोविजंस हैं वो दिन से रिलेटेड हैं। 153 से लेकर 159 एक सीक्वेंस माइंड में रखना होता है 153 से 159 को लर्न करने के लिए। मैं बताती हूँ मैं कैसे याद करती हूँ। 152 एप्लीकेशन, सॉरी 152 पढ़ रहे थे अभी हम। 152 में हमें डेन की रिक्वायरमेंट पड़ी, अब डेन की रिक्वायरमेंट पड़ी, मेरे पास डेन तो है ही नहीं, तो 153 में मैं एप्लीकेशन दूंगी, अप्लाई करूंगी। 154 में जो है मेरे को अलॉट होगा डेन। 155 में जो है अब अलॉट हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे पास पहले से 2 डेन थे या मैंने पहले के लिए अप्लाई कर रखा था और दोबारा अप्लाई कर दिया जब दिया जाएगा। नो वी कंट अलॉट होल्ड और पजेस, तीनों चीज़ें। हम मोर देन 1 दिन, देखो सबसे पहले 152 में हमें दिन की रिक्वायरमेंट पड़ी, 153 में हमने अप्लाई किया, 154 में हमने अलॉट किया, 155 में हम मोर देन 1 दिन नहीं रख सकते। ये भी एक ट्रिक हो सकती है कि 155 मीन्स डबल फाइव मीन्स अपन 2 दिन नहीं रख सकते। 156 में अब हम जो है अपना जो दिन है वो कंपनी को देंगे। 157 जो है वो उसमें क्या होगा, कंपनी रजिस्ट्रार और जो भी अथॉरिटीज ऑफिसर्स सबको उसे दिन का इंटीमेशन देना होगा विद इन 15 days फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ दिन फ्रॉम द डायरेक्टर, जो है वो दे देंगे। अब अगर नहीं दिया है तो वो सारे पेनल्टीज वगैरह उसमें कवर्ड है, ठीक है। देयर इज a lot of disturbance around me, so I have to pause in between again and again.
सो वी वर ऑन सेक्शन 157 में कंपनी जो है वो दिन को इंटीमेट कर देगी जिसको भी उसको क्या कहते हैं इंटीमेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद 157 था। 158 जो है, 158 में क्या बात आती है कि भाई जितने भी डॉक्यूमेंट्स फर्निश होंगे डायरेक्टर के नेम पे या डायरेक्टर से रिलेटेड या जिनके लिए डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, मीन्स जैसे कि हमें डायरेक्टर से रिलेटेड कंपनी की रिटर्न फाइल करनी है, कहीं भी कुछ भी करना है, तो उसमें क्या होगा कि डिन इंडिकेट करना होगा। इसमें ऐसा नहीं लिखा कि डायरेक्टर हैव टू इंडिकेट डिन या डायरेक्टर हैव टू मेंशन डिन। इसमें एवरी पर्सन जो भी ये चीज़ फाइल कर रहा है वो डायरेक्टर का डिन वहाँ मेंशन करेगा। इसका मतलब समझ रहे हो, कंपनी जो है वो डायरेक्टर का डिन मेंशन करेगी और बहुत सारी जगह और भी लोग मेंशन कर सकते हैं डिन जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि डायरेक्टर से रिलेटेड है। ओके, 159 में पेनल्टी आती है। 159 में पेनल्टी, 152 में कोई भी पेनल्टी नहीं है अगर हमने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो 152 की पेनल्टी यहाँ कवर है। 152 की जो पेनल्टी है वो 159 में कवर है। एक्चुअली मैं पेनल्टी को अगर यहाँ रिवाइज करूँ तो उसका कोई मतलब भी नहीं है, तो इसलिए मैं उसका फिगर पिक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो 152 155 अगर हमने एक से ज़्यादा दिन पजेज होल्ड कर रखे हैं और या फिर हमने अप्लाई किया है दूसरे दिन के लिए, और 156 अगर डायरेक्टर जो है उसने इंटीमेट नहीं किया कंपनी को टाइमली। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अगर टाइमली इंटीमेट नहीं किया तो उसके लिए तो 157 में वहीं की वहीं सब कुछ प्रोविजंस एप्लीकेबल है, मीन्स डिफाइंड है। सेक्शन जो भी कंपनी से रिलेटेड जो भी क्या कहते हैं वो थी ना चीज़ें, कंपनी से रिलेटेड जितनी भी कंप्लाइंसेस थी वो सेक्शन 157 में फुल्ली कवर कर दी। 156 में क्या हुआ है कि भाई डायरेक्टर जो है वो इंटीमेट करेगा डेन को जब 155 में उसे मिल गया है डेन, वो सॉरी 154 में जब उसे डेन मिल गया है। तो अगर डायरेक्टर ने अगर डेन को अगर वो नहीं किया, कंपनी को नहीं दी, कंपनी को इंटीमेट नहीं किया उसे 30 डेज के अंदर, या फिर उसने एक से ज़्यादा दिन रखे या 152 के किसी भी प्रोविजंस में अगर उसने कंप्लाई नहीं किया तो वो 159 में पेनल्टी लगती है। सो नाउ सेक्शन 149 से 159 तक अपना कवर हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन सेक्शन 160 पे।